So, Bismillahirrahmanirrahim. Am I audible? Loud and clear? Am I audible? ओके सो हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वारफरीन के हवाले से। तो मैं आपको ये बताया कि वारफरीन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएनआर। अगर वारफरीन के लेवल ज्यादा होंगे तो आईएनआर बी ज्यादा होगा। अगर वारफरीन के लेवल कम होंगे तो आईएनआर बी कम होगा। जितने भी एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जिस तरह रिफेम्पिसिन है, जिस तरह और कोई एंजाइम इंड्यूसर आपको पता है अदर देन दैट? काफी सारी ड्रग्स हैं, रिफेम्पिसिन है, ग्लिसोफल्विन है। तो आप उस सब कंडीशन में वारफरीन, अगर रिफेम्पिसिन एंजाइम इंड्यूसर तो वो वारफरीन के लेवल कम कर देगी। ठीक है। सो पेशेंट में वारफरीन के लेवल जब कम होंगे तो उसका आईएनआर भी ड्रॉप हो जाएगा। आईएनआर ड्रॉप होने का मकसद ये होता है कि ब्लड थिक हो गया। इसके अपोजिट एक आपको सिनेरियो दूं। आपने देखा होगा फेमस नोटोरियस ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये सारी की सारी ड्रग्स जितनी भी सिप्रो शिप्रो, ये सब एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। तो इनसे क्या होता है, ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। तो ये क्या करेंगी, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास वारफरीन है, सिप्रो, तो वारफरीन के लेवल्स क्या कर देंगे बॉडी के अंदर, एंजाइम इनहिबिटर है ये बेसिकली। तो इसमें वारफरीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वारफरीन के लेवल रेज हो जाएंगे। वारफरीन ज्यादा होगी तो आईएनआर क्या हो जाएगा, ज्यादा। आईएनआर ज्यादा होगा तो ब्लड थिन हो जाएगा, तो ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये आपने देखा होना है अक्सर आप लोगों ने कि एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल, उसको वारफरीन के ऊपर था, अभी ईआर के अंदर आया, उसका आईएनआर है 8 के ऊपर। ठीक है। तो 8 के ऊपर जब आईएनआर है तो आपने देखना है कि कौन सी ऐसी नई ड्रग उसने बीच में ली है जिसकी वजह से आईएनआर डिसरप्ट हो गया। सो ये आपके पास 4 ड्रग्स हैं रिफेम्पिसिन के बारे में, ये आपने याद रखना है। आइसोनियाजिड के बारे में आपने ये याद रखना है कि इट्स का बेसिकली न्यूरोपैथी। ठीक है। और आपने इसलिए विटामिन बी 6 साथ देना होता है। पायरेसिनामाइड जो होता है ये बेसिकली यूरिक एसिड के लेवल ज्यादा कर देता है, और इथेम्बुटोल आइज को डिसरप्ट करता है। ये कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं, ये आपको एमसीक्यूज में आते होते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन जो है ड्रग सेंसिटिव टीबी के केस में वो 6 मंथ्स है। आपने एक बात याद रखना है, अगर पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन है, अगर पल्मोनरी टीबी है, इन सब में आपने इसको 6 मंथ ट्रीट करना है। लेकिन अगर सीएनएस में चला गया, स्पाइन में चला गया, एब्डोमेन में चला गया, एब्डोमेन में भी 6 मंथ से बल्कि हम करते हैं, स्पाइन के अंदर हम 12 मंथ तक चले जाते हैं। हाइपरकैल्सीमिया का क्या मैकेनिज्म होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जब भी कोई कुछ कैंसर है फॉर एग्जांपल जैसा स्क्वेमस सेल कार्सिन है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हाँ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नोटोरियसली, इन सब के अंदर क्या होता है, पैराथायराइड पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड रिलीज होते हैं। इनका इफेक्ट क्या आता है कि ये बॉडी का जो इनबोर्न पीटीएच होता है ना, इसको कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब पैराथायराइड में रिलेटेड पेप्टाइड के लेवल ज्यादा होंगे, वो एक्ट करेगा पीटीएच की तरह, और पीटीएच की तरह एक्ट करेगा तो कैल्शियम को ज्यादा कर देगा। तो कैल्शियम जब ज्यादा होगा वो फीडबैक एक जाएगा, और जो बॉडी का अपना बन पीटीएच बन रहा था वो कम हो जाएगा। तो आप इन मरीजों की जो लैब्स कराते हैं ना, उनमें अक्सर पीटीएच लो आते हैं, हाई कैल्शियम होते हैं, हाई नॉर्मल या हाई लेवल ऑफ विटामिन डी होते हैं। तो ये क्लू होता है बेसिकली ये मरीज को पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम चल रहा है, ये हाइपर कैल्सीमिया मैलिग्नेंसी का। इसी तरह आपने देखा होगा मल्टीपल माइलोमा। ठीक है। मल्टीपल माइलोमा के अंदर भी बेसिकली कैल्शियम ज्यादा होता है। उसके बारे में कहा जाता है वो इंटरल्यूकिन 6 का कुछ में कुछ रोल है। फिर इसी तरह आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल सार्काइडोसिस, उसमें कैल्शियम ज्यादा होने की क्या वजह है, कोई बता सकते हैं? एनीवन? क्या वजह होती है सार्काइडोसिस में? कोई भी टाइप करने, कुछ भी टाइप कर दें। कैल्शियम के हवाले से मुझे एक बात बताएं, चले कोई बता सकते हैं वैसे व्हाट कॉजेस? एनीवन? नो आइडिया। एक्टोपिक पीटीएच
नो नो नो, उसी को पैराथायरॉयड होती है। कोई और बच्चा? अच्छा, कहा जाता है सर्काइडोसिस के जितने भी ग्रेनुलोमेटस डिजीज है, इन सब से ना जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, वो बनती है। ठीक है, तो उस वजह से कहा जाता है कि पेशेंट का कैल्शियम लेवल रेस्ट हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है। और ये मुझे बताएं, ग्रेनुलोमेटस डिजीज के नाम बताएं जल्दी से। एक तो टीबी हो गया, सर्काइडोसिस हो गया, वैगनर्स हो गया, गुड, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, ठीक है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गया, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस हो गया। ये सब ग्रेनुलोमेटस डिजीज है। और एक है नोटोरियस डिजीज, 55 ईयर ओल्ड फीमेल, हेडेक के साथ आई है, ईएसआर रेज्ड है। क्या डायग्नोसिस है? इसमें ग्रेनुलोमेटस डिजीज होता है। और ईएसआर रेज्ड हो, क्या सोचते हैं हम लोग? और एक और क्लू दे देता हूँ, टेन पैल्पेबल टेम्पोरल आर्टरी है। No, no, this is not a Kiasu. This is temporal arteritis, giant cell arteritis. उसमें ग्रेनोमास बनते हैं। ठीक है, which immunoglobulin is the most abundant in the blood? इसके बारे में निमोनिक याद रखें, गेम, GAME। विटामिन जो जी वाली होती है सबसे abundant होती है, ए वाली उसके बाद, एम वाली और आखिर में ई और फिर डी। ठीक है, तो जो जी वाली है सबसे abundant होती है। इसमें ये एमसीक्यूज इतना इंफॉर्मेशन ही है। पेशेंट है, कहता है विच कंडीशन में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की जो फॉर्मेशन है वो इम्पेयर्ड होती है या वो प्रॉपरली क्लियर्ड नहीं होते। जो क्लियर्ड होना होता है ना उन्हें, वो होना होता है लिवर से। तो क्रोनिक लिवर डिजीज के अंदर उनका ये मसला सारा होता है। ठीक है, व्हाट इज अ मोड ऑफ इनहेरिटेंस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज? लेकिन बच्चे के अंदर वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होती है वो किसमें होती है? एडल्ट्स में। अब मुझे बता दें, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होती है, APKD, इसकी कुछ एसोसिएशंस पता है किसी को? अगर एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का पेशेंट आए हेडेक के साथ, तो आप क्या सोचेंगे? ये भी सिनेरियो आता है, फ्री एन्यूरिज्म होते हैं। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। और उसके अलावा इनको फाइब्रोसिस का रिस्क होता है, लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर। कभी कभी इसका इस तरह के एमसीक्यूज भी आते हैं, लेकिन ये बहुत कम आते हैं, ज्यादातर बेनियन एन्यूरिज्म आता है। पेशेंट को ब्लैडर वॉल के अंदर मैस है, कहता है विच एपिथेलियल फीचर प्राइमरीली प्रोटेक्ट करते हैं ब्लैडर को और यूरिन और मैकेनिकल डैमेज से? तो वो बेसिकली क्या है? ब्लैडर की मल्टी लेयर एक स्ट्रक्चर होती है, ट्रांजिशन एपिथेलियम, बेसिकली वो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। केराटिनाइज स्क्वेमस तो स्किन पे होती है, कोलमनर इधर नहीं होती, वो म्यूकोसा लाइनिंग में, सूडो स्ट्रेटिफाइड कहाँ पे होती है? ये मुझे, आई लव हिस्टोलॉजी, पता है मुझे हिस्ट्री इतनी पसंद थी। कोई बता सकता है सूडो सर्टिफाइड किधर किधर होती है? ये आपके लंग्स के अंदर होती है और उसके अलावा यूरिथ्रा में होती है। ठीक है, ये याद रखना है। एओर्टिक एन्युरिज्म नहीं होता, नो नो, एडल्ट पॉलीसिस्टिक में एओर्टिक नहीं होता। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इसोफेजियल कैंसर और उसके की रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो एडिनोकार्सिनोमा ज्यादातर होता है, ये जितने भी लोग होते हैं ना मॉडर्न टाइप, और उसमें स्मोकिंग हो गया, बैरेट इसोफेगस जो होती है, बेसिकली वो डिस्पोज करता है। एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर में वैसे गर्ड होता है। ठीक है, और जो इसोफेजियल कार्सिनोमास होते हैं उनमें अल्कोहल और स्मोकिंग होती है। ठीक है, और ये गर्ड पहले बैरेट इसोफेगस करवाता है, बैरेट कन्वर्ट होती है एडिनो में। इसका वो ना एक निमोनिक होता था कि जो देखिए अमेरिका, बच्चों अपने आप को म्यूट रखा करें क्लास के अंदर, यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ। इतना तो बचपना नहीं होना चाहिए ना क्लास में। म्यूट योरसेल्फ। मैं समझा था आप लोग म्यूट है। ओके, सो अमेरिकन के अंदर एडिनो का रिस्क रहता होता है।
ठीक है। और जो अफ्रीकन होंगे फॉर एग्जाम्पल, उनमें स्क्वेमस का। Which artery is commonly involved in life threatening bleeding from the posterior duodenal ulcer? तो वो गैस्ट्रोड्यूडेनल होती है। जो स्टमक होता है ना बेसिकली, उसके पीछे जो जा रही होती है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल होती है। इसको करने से पहले ना मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपके पास एओर्टा है उससे तीन ब्रांचेस हैं, सिलिक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब सुपीरियर सिलिक जो होती है उसकी तीन ब्रांचेस होती हैं। कोई बता सकता है वन क्या है, टू क्या है और थ्री क्या है? चलो वन लीवर के पास जा रही है, यहाँ से नाम याद रख लो। टू वाली स्टमक के पास जा रही है और थ्री वाली स्प्लीन के पास। अब चलो नाम बता दो मुझे, इतनी तो बेसिक्स याद रहनी चाहिए ना। गुड। वन इज हेपेटिक, टू इज लेफ्ट गैस्ट्रिक, थर्ड इज स्प्लेनिक। ठीक है बच्चों, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वे। और एक और बात, इसी हेपेटिक आर्टरी इतनी सिंपल तो जिंदगी में कभी नहीं होती। तो हेपेटिक आर्टरी आगे जब जाती है मुझे ऐसे आती है ब्रांच इस तरफ, इसको कहते हैं राइट गैस्ट्रिक। अच्छा, तो ये मॉक एग्जाम के अंदर हम इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे। तो आगे हमारे पास आता है जो सिस्टिक आर्टरी होगी, स्प्लेनिक आर्टरी होती है, यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस आते हैं लेकिन इतनी डिटेल में हम जाते हैं। तो गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सिलिक ट्रंक। गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, ये पोस्टीरियर अल्सर जब भी ब्लीड करता है वहां से होती है। एंटीरियर अल्सर जब भी ब्लीड करता है तो वो परफोरेशन होती है। विपल डिजीज के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? विपल के बारे में एक बात याद रखनी है आपने। विपल में एक तो ये बात याद रखिए कि ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट को क्या क्या होता है? इसमें पेशेंट को आर्थ्रेल्जियाज भी होते हैं, पेशेंट को न्यूरोपैथीज भी होती है, लिम्फेडिनोपैथी भी होती है, हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है और डायरिया होता है। अब मैं आपको बताऊं, ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड मेल है और उसको डायरिया। एम आई क्लियर? वॉइस इज क्लियर? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असल में आज ना इंटरनेट का कोई इशू है पिंडी के अंदर, शायद इस वजह से। अच्छा, मैं विपल डिजीज आपको पढ़ा रहा था। तो विपल में बेसिकली जो आपका पेशेंट हमारे पास आते हैं ज्यादातर वो यही होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, डायरिया और न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं पेशेंट के अंदर। तो उसमें हम स्पेशल होता है डायरिया में, अगर साथ पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल साइंस हो ना, तो फिर आप सोचते हैं कि यार विपल हो सका। तो पेस पॉजिटिव फैमिली मैक्रो चेंज होता है बेसिकली। ठीक है, और ये आपको लेमिना प्रोप्रिया में मिलता है। और फिर आप इसका पीसीआर करते हैं तो ट्रिप्लोमा विपली आपको मिल जाती है। तो ठीक है, फिर उसके बाद इसको मैनेज कैसे करना है? फर्स्ट में 2 वीक्स में, क्योंकि पेशेंट जस्ट लाइक मेनिंजाइटिस ही होता है, तो आप उसको सेफ्ट्रेक्सोन देते हैं, फॉलोड बाय आप ट्रामिथोप्राम, सल्फामेथोक्साजोल
1 ईयर। ये इतना एडवांस आता नहीं है। इसको डायग्नोस करना सबसे बड़ी एक होती है चीज। डायग्नोस आप ऐसे ही करते हैं पेशेंट को, कि आप पेशेंट का सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल साइन के साथ डायरिया अगर हो तो आप गो फॉर इट, सीनियर साइंस हो। अच्छा, एंडोस्कोपिक फीचर्स के प्लीजेंस का क्रोन्स में क्या होता है? अच्छा, क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेट्स एक बात याद रखनी है आपने हमेशा क्रोन्स के हवाले से। देखिए ये इंटेस्टाइन्स है ना, फॉर एग्जांपल, इंटेस्टाइन इसमें होती है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। ट्रांसम्यूरल से क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैक्स बन जाते हैं, फिस्टुलास बनते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन क्रोन्स में पूरी की पूरी ये अगर वॉल है ना, फॉर एग्जांपल म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, लेमिना, थोड़ा सा इशू आ रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर इट। और आई थिंक सो आज के सेशन को ना हम यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन अब बार बार डिस्टर्ब होता रहेगा। आज कोई इंटरनेट का इशू है इधर। हम रिमेनिंग जो है वो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे शॉप एट 10 PM। और आप लोगों को आज की क्लास का क्या फीडबैक है? यू पीपल लाइक इट? जरा स्पीड तो नहीं मारी मैंने आज, मैं से बहुत मैं स्लो। ठीक है, ये मुझे लगता है इतनी स्लो से काम नहीं चलता, क्योंकि फिर ये आपको नुकसान होगा इन एग्जाम्स के अंदर। तो एग्जाम में तो इस तरह नहीं होना। एग्जाम, मेरा मकसद है आपको एग्जाम की तैयारी करवाना। एग्जाम के लिए फिर जाहिर सी बात है आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ानी है, बस वर्ड्स पिक करने हैं, वरना तो आप फिर एग्जाम में तो चुप हो जाओगे। ठीक है, इतना हलवा बहुत स्लो में चल रहा था, लेकिन हम कल हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे इंशाल्लाह। और 1 आवर का ही लेक्चर हुआ करेगा। और इंशाल्लाह आज इंटरनेट का थोड़ा इशू था, मेरी पहले भी एक मीटिंग थी, उसमें ये मसले आ रहे थे। तो कल आप लोग आप रहे इंशाल्लाह, और विल डिस्कस फ्रॉम लेक्चर MCQ नंबर 21। उसके बाद हमारी जो फाइल होगी हम उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, जितनी भी मैक्सिमम होगी 10 बजे। टाइम आपके साथ मैं आपके ग्रुप्स में ऐड हो जाऊंगा इंशाल्लाह, हम शेयर करते रहा करेंगे। आपके साथ इन टच रहूंगा मैं। ठीक है, सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।